गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भक्तिकाल पूरी तरह से समझ गई होंगी और लिख भी ली होंगी। आज हम लोग काव्य साहित्य के अंतर्गत ही रीतिकाल को पढ़ेंगे और रीतिकाल को ही उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है और इसका सन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना, अर्थात 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक इस काल को माना जाता है। ध्यान दीजिए, रीतिकाल 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक माना जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी समय सीमा सन 1643 से 1843 ईस्वी निर्धारित की और इसी रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि रीतिकाल में मुगलों का शासन चरम उत्कर्ष पे था और उनकी सत्ता पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी भारत में, मुगल शासक की, जिसमें हम लोग नाम जानते हैं आपका बाबर, हुमायूं, औरंगजेब तो खैर बाद में आया, उसके बीच में अकबर और शाहजहां जैसे मुगल शासक आए, जिसमें अकबर का नाम आप जानती होंगी, जिसने दीन ए इलाही धर्म भी चलाया और उस धर्म के अनुसार उसने समन्वय का भाव भी स्थापित किया। हिंदू मुस्लिम दोनों को समान रूप से उसने अधिकार दिया। लेकिन जब अकबर और शाहजहां आदि का शासन काल समाप्त हुआ और औरंगजेब की शासन सत्ता आई और मतलब औरंगजेब जब गद्दी पे बैठा तो काफी कट्टरवादी था। उसने अपने कट्टरवादी नीति के कारण समाज में व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। मतलब जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो काफी उथल पुथल हो गई। समाज में तरह तरह की अव्यवस्थाएं व्याप्त हो गई। समाज में दो तरह के वर्ग हो गए, एक काफी पूंजीपति हो गए, दूसरे एकदम श्रमिक वर्ग हो गए। और धीरे धीरे जब औरंगजेब की कट्टरवादी नीति से जो और भी हिंदू राजा थे जो इनका साथ दे रहे थे, वो भी धीरे धीरे अलग थलग होने लगे और अंत में अहमद शाह, अब्दाली और नादिर शाह के आक्रमण ने भारत में मुगल जो नींव थी उसको पूरी तरह से हिला दी। जो मुगल की नींव थी वो पूरी तरह से उनके आक्रमण के बाद हिल गई और सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का शासन सत्ता भारत में पूरी तरह से स्थापित हो गया और उस दौरान उसका असर साहित्य में पड़ना स्वाभाविक था। ठीक, और उस काल के भी कवि, जैसे आदि काल में हमने पढ़ा था कि कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे, तो रीति काल के कवि भी राजाओं के आश्रय में रहते थे और उन्हीं के इच्छा के अनुसार उनके मन को प्रसन्न करने के लिए उन्हीं के अनुकूल वो काव्य रचना भी किया करते थे। ठीक, तो ये सारी चीजें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी वो युग काफी अंधविश्वास और का बोलबाला था। धर्म के नाम पे कट्टरपंथी व्याप्त थी, यानी अंधविश्वास का ही चारों तरफ बोलबाला था। तो इस तरह से कह लीजिए कि हर तरह से अव्यवस्था की स्थिति थी। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि जैसे आदिकाल का नामकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में किया, वैसे ही रीतिकाल का भी नामकरण अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप में किया। जैसे मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकार काल कहा, क्योंकि उस काल में बहुत सारे अलंकारों की रचना की गई। काव्य कला की दृष्टि से काफी चरमोत्कर्ष का युग होने के कारण, काफी अलंकारों का प्रयोग होने के कारण मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा, इसलिए क्योंकि रीति काल में मुख्यतः श्रृंगार रस और वीर रस में ही कविताएं की जाती थी, जिसमें श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों में काव्य रचना की जाती थी। तो श्रृंगार रस की वरीयता के चलते, प्रधानता के चलते इसे श्रृंगार काल भी कहा जा सकता है, जैसा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी। इसी तरह डॉक्टर रसाल थे, जिन्होंने इसे कला काल कहा। कला काल क्यों कहा? क्योंकि कला की दृष्टि से, जैसे रस, छंद, अलंकार की दृष्टि से युग काफी चरमोत्कर्ष पे था, इसलिए इन्होंने इसे कला काल नाम दे दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति काल कहा, क्योंकि रीति परंपरा में बंधकर कुछ कवियों ने रीति लक्षणों का उदाहरण देकर काव्य रचना किया, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति काल कहा। तो ये तो इसके नामकरण के संदर्भ में हो गया। अब अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो इस काल को कई भागों में, जैसे 3 भागों में बांटा गया। भक्ति काल को हमने सगुण, निर्गुण, फिर निर्गुण को 2 भागों में बांटा, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुण को
कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। वैसे ही रीति काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुख्यतः तो दो ही भाग देखने को मिलते, रीति आपके रीतिबद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। लेकिन यहाँ सबसे पहले हमने लिखा है रीति सिद्ध कवि, सबसे पहले हमने लिखा है रीति सिद्ध कवि। तो रीति सिद्ध कवियों में बिहारी लाल का नाम मुख्य रूप से आता है, जिनकी रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहों का संग्रह है। इनका एकमात्र ऐसा रचना है जिसको हम बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं, जिसमें 719 दोहों का संग्रह है। और इनके लिए ये कहा जाता है कि इन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में ही गागर में सागर भर दिया, कि सतसया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इनकी रचना के बारे में ऐसा कुछ भी उक्ति कहा जाता है। तो अर्थात गागर में सागर इन्होंने भर दिया। जैसे गागर मतलब छोटी सी गगरी, उसमें सागर के जल को नहीं भरा जा सकता है, लेकिन वैसे ही इनकी कविताएं सिर्फ दो पंक्ति की दोहा छंद में होती हैं, लेकिन उस दो पंक्ति में बहुत सारी बातें ये कह डालते हैं। इसलिए इनकी कविताओं के लिए ये उक्ति चरितार्थ हुई कि इनके अंदर गागर में सागर भरने की क्षमता विद्यमान थी। एक चीज और हम लोग जान लेंगे कि रीति काल के कवियों ने किस किस रस का प्रयोग किया। तो अधिकांशतः तो इन्होंने श्रृंगार रस और वीर रस में रचनाएं की। तो श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, दोनों पक्ष की रचना रही। और छंद के रूप में मुख्य रूप से इन्होंने दोहा, सवैये और कवित्व छंदों का ही प्रयोग किया था। और रस के रूप में इन्होंने श्रृंगार और वीर दोनों ही रसों को अपनाया था। तो इस तरह से देखिए, श्रृंगार रस की प्रधानता के चलते हमने पहले ही बता दिया, इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दे दी गई। तो अब देखिए जो रीति सिद्ध कवि हैं, तो रीति सिद्ध कवि किनको कहा गया? इन्होंने रीति ग्रंथों में रचना न करके, जो ये रीति सिद्ध कवि थे, इन्होंने रीति ग्रंथों में रचना न करके ये काव्य सिद्धांतों के अनुसार रचना करते थे। यानी ये कवि काव्य सिद्धांत के अनुसार रचना करते थे, इसलिए इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया। इनमें आपका निवाज, कृष्ण बिहारी, सेनापति आदि कवि आते हैं, जिसमें एक का नाम हमने यहाँ लिख दिया, बिहारी लाल, जिनकी रचना है बिहारी सतसई, जिसमें कितने दोहे हैं? 719। ये 719 दोहों का संग्रह है इसमें। अब आपके दूसरे आते हैं कवि रीतिबद्ध। रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत उन कवियों की रचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्होंने रीति ग्रंथों का लक्षण देकर, यानी रीति काव्य तत्वों के लक्षण देकर के उनके उदाहरणों के रूप में इन्होंने काव्य रचना की। किसके लक्षण देकर? काव्य तत्वों के लक्षण देकर उनके उदाहरण के रूप में जिन्होंने काव्य की रचना की, उन्हें रीतिबद्ध कवि के रूप में माना गया। जिसमें केशव को ये कहा जाता है कि पांडित्य प्रदर्शन के चलते इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य था अपने काव्य में अपनी विद्वता को प्रदर्शित करना। सामान्य जनता से परे की चीजें भले वो समझे या न समझे, अपने विद्वता को प्रदर्शित करना ही इन कवियों का मुख्य उद्देश्य था। तो इसीलिए इनको ये भी उपमा दी जाती है कि ये कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि रीति काल में किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, तो रीति काल में कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी रचना में पांडित्य प्रदर्शन किया है। और रीति काल के प्रमुख कवि के रूप में आपको बिहारी लाल का नाम आता है, जो रीति सिद्ध कवि कहे जाते हैं, जिनकी रचना बिहारी सतसई है। इसी तरह रीतिबद्ध कवि की गणना में मतीराम का नाम आता है, जिन्होंने रसराज, ललित ललाम और भी रचनाएं हैं। मैंने दो ही लिखा है, जैसे केशव की रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। देखिए अभी कल ही ये प्रश्न आया था कि रामचंद्रिका किस काव्य धारा की रचना है, हम ये चीज बताए थे। ये है देखिए रीति काल की रचना और केशव दास द्वारा लिखी गई है, जो रीति काल के कवि हैं। लेकिन यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि रामचंद्रिका किस काव्य धारा की रचना है, तो आपका उत्तर होगा रामचंद्रिका राम काव्य धारा की रचना है। ध्यान दीजिएगा, कल मैं बताई थी आपको। तीसरे कवि हैं पद्माकर, जिनकी रचना गंगा लहरी, पद्माभरण, देव, जिनकी रचना अष्टयाम, शब्द रसायन, चिंतामणि, श्रृंगार मंजरी, पिंगल और भी रचनाएं हैं। अब भूषण हैं, जिनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। एक प्रश्न और इसमें आता है, जैसे भूषण का नाम आते ही मुझे वो प्रश्न याद आ गया। ये इनके साथ एक प्रश्न ये जुड़ा है कि रीति काल में वीर रस की कविता करने वाले कवि कौन हैं? तो रीति काल में वीर रस की कविता करने वाले कवि भूषण का नाम आता है।
जिन्होंने वीर रस में अपनी कविता की, और वीर रस होने के कारण इनकी कविता में ओज गुण की प्रधानता है, क्योंकि जहाँ भी वीर रस होता है, वीर रस के साथ काव्य में ओज गुण की प्रधानता होती है, तो इनकी कविता में ओज गुण की प्रधानता है। जिन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक के वीरता का बखान अपनी काव्य में किया है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रीतिकाल के कवियों ने भी अपनी कविता ब्रज भाषा में ही लिखी। इनकी भाषा क्या थी? इन काव्य के कवियों की भाषा भी ब्रज भाषा ही थी। अब आता है रीति मुक्त कवि। तो अब देखिए रीति मुक्त कवियों में किन कवियों को सम्मिलित किया गया। तो रीति मुक्त कवि वो कवि थे जिन्होंने काव्य साहित्य के बंधनों से मुक्त होकर, इन कवियों ने काव्य साहित्य के बंधनों से मुक्त होकर के काव्य रचना की। और रीति मुक्त कवियों ने न तो कभी किसी राजा के आश्रय को स्वीकार किया और न ही आचार्य बनने की धुन में इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। जो रीति मुक्त कवि थे, ये न तो कभी किसी राजा के आश्रय को स्वीकार किया, न ही पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए या रीति ग्रंथों के धुन में, लक्षण ग्रंथों या आचार्य बनने की धुन में इन्होंने न तो लक्षण ग्रंथों का रचना किया। और एक चीज और इनके लिए कहा जाता है कि ये वास्तविक प्रेमानुभूति को ही अपने काव्य का आधार बनाया। जो इनकी स्वयं की वास्तविक प्रेम का अनुभव था, उसको ही इन्होंने अपने काव्य में आधार बनाया। जैसा कि घनानंद के बारे में कहा जाता है, उनकी एक कहानी है घनानंद के बारे में, थोड़ा सा मैं बता दूंगी, थोड़ा सा पहले ये देख लें। तो इस रीति मुक्त कवि में सबसे प्रमुख कवि घनानंद आते हैं। इनकी रचना है सुजान सागर। अब देखिए सुजान कौन थी? एक ये वेश्या थी, ये औरंगजेब के दरबार में। तो इस सुजान वेश्या से घनानंद जो कवि थे, ये औरंगजेब के दरबारी कवि थे। इस सुजान से इनको बहुत प्रेम हो गया, तो ये सुजान से विवाह करना चाहते थे। जब इस चीज की जानकारी औरंगजेब को हुई, तो औरंगजेब ने इन्हें दरबार से बाहर निष्कासित कर दिया। तो घनानंद सुजान से भी अपने साथ जाने को कहे, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। तब उसने घनानंद उसी के प्रेम में डूब करके काव्य साहित्य में लीन हो गए और लौकिक से अलौकिक प्रेम की ओर चले गए, और इसी को आधार बनाकर उन्होंने काव्य सृजन करना शुरू किया। वास्तविक प्रेमानुभूति को इन्होंने अपने काव्य का आधार बना लिया। सुजान हित, सुजान सागर जो इनकी मुख्य रचनाएं मानी जाती हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि रीति मुक्त कवियों में श्रेष्ठ कवि कौन था, तो रीति मुक्त कवियों में श्रेष्ठ कवि घनानंद का नाम आता है। इनके अलावा आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये भी आपके रीति मुक्त कवि ही कहे जाते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ लिख नहीं पाई हूँ, जगह की कमी थी। रीति काल की जो मुख्य विशेषताएं थी वो आपकी किताब में भी आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें आप 10th में भी पढ़ चुकी हैं। जो नए बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के आए होंगे, उनके लिए ये नई चीजें हैं। बाकी सारी चीजें आप 10th में पढ़ चुकी हैं। अगर आपके पास 10th की किताब होगी, अगर नई किताब नहीं मिल पाई होगी, तो 10th की पुरानी किताब से ही रीतिकाल का पूरा अध्ययन, गहन अध्ययन आप कर लीजिएगा। क्योंकि इतना बताने का समय बेटा वीडियो बनाते समय नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं संक्षेप में ही आपको बताई हूँ। अब दूसरी चीज, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो रीतिकाल से संबंधित जितने भी ये प्रश्न हैं, ये तो आप लिख लेंगी। और 3-4 रीतिकाल की विशेषता, जैसे आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, रीतिकाल के कवि भी राजाओं के आश्रय में रहते थे, रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रज भाषा की प्रधानता और कवियों का दरबारी होना हो ही गया, और कला पक्ष की प्रधानता, ये रीतिकाल की मुख्य विशेषता थी, जो आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। और ये इस रीतिकाल को किन किन लोगों ने कौन सा नाम दिया, ये प्रश्न भी आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाती है उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए जरूर इसको लिखिएगा। और रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया, कौन से कवि किस काल से जुड़े हैं, उनकी क्या रचनाएं हैं, इसको आप देख लेंगी। और रीतिकाल को उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। थैंक यू बेटा। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल।